नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूके प्राइम का है। उत्तराखंड के काबीना मंत्री हरक सिंह रावत श्रम बोर्ड से हटाए जाने के बाद अपनी ही सरकार पर कुछ उखड़े उखड़े दिखाई दे रहे हैं, जिससे उन्होंने 2022 विधानसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया। और इसके संबंध से उन्होंने संगठन मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विशेष अधिकार का प्रयोग कर काबीना मंत्री हरक सिंह रावत को श्रम बोर्ड से हटा दिया था, जिसके बाद से हरक सिंह रावत सरकार से नाराज चल रहे हैं। देखिए, मैं ये पर्सनल पार्टी का निर्णय नहीं कह रहा हूँ, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैंने ये निर्णय लिया है कि बाकी कई बार मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती। मैंने व्यक्तिगत रूप से निर्णय लिया कि मैं 2022 में चुनाव एमएलए का नहीं लड़ूंगा। और मैं पार्टी हाईकमान के सामने भी, मैंने महामंत्री संगठन अजय जी को भी और पार्टी हाईकमान के सभी लोगों को कहा है कि मैं पार्टी 2022 का चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। बाकी निर्णय तो उसके बावजूद भी पार्टी हाईकमान, कई बार क्या होता है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें आपका मन नहीं होता है, लेकिन पार्टी के हित में, प्रदेश के हित में आपको अपना निर्णय पीछे हटना पड़ता है और पार्टी के हाईकमान का या प्रदेश के हित में निर्णय बदलना भी पड़ता है। लेकिन मेरी दिली इच्छा है कि मैं 2022 का चुनाव नहीं लड़ना चाहता। हरक सिंह रावत के 2022 में विधानसभा चुनाव न लड़ने और राजनीति से संन्यास लेने के बयान पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा, हरक सिंह रावत को जरूर कोई कष्ट रहा होगा, इसलिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया। हरक सिंह रावत से वो बात करेंगे और उनको चुनाव लड़ने के लिए कहेंगी। बीजेपी वाले हैं, अमित शाह, नरेंद्र मोदी बहुत तेज आदमी हैं, तो अपने हिसाब से आप काम कर सकोगे। पता चला अब मुझे नहीं पता क्यों कहा उन्होंने ऐसा। वो चुनाव लड़ेंगे, हम ही कहेंगे उनसे लड़ो। तो उनका रहना राजनीति में बहुत ज़रूरी है। नहीं, ज़रूरी है, बहुत अच्छा उत्साही व्यक्ति है और अभी उसकी उम्र भी ऐसी नहीं हुई कि चुनाव न लड़े। अब मुझे नहीं पता, हो सकता कोई कष्ट हो उनको। तो कोई बात करेंगे आप? हम करेंगे बात, हमारी तो अच्छे संबंध हैं उनसे, रिश्ते हैं, बात करेंगे और जो कष्ट होगा हम दूर कर सकते होंगे तो हम करेंगे दूर। और उत्तराखंड में राज्यसभा की एक सीट पर आगामी 9 नवंबर को मतदान होना है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता राज्यसभा जाने के लिए अपने अपने स्तर से दावेदारी कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में बजा राज्यसभा चुनाव का बिगुल। बीजेपी में चर्चाओं का दौर शुरू। एक सीट, दावेदार अनेक। कौन तय करेगा दिल्ली का सफर? सूत्रों की माने तो उत्तराखंड बीजेपी की तरफ से कुछ वरिष्ठ लोगों की लिस्ट केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजी गई है, जिसमें बीजेपी के प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और नैनीताल से पूर्व लोकसभा सदस्य बलराज पासी का नाम मुख्य माना जा रहा है। बता दें कि इन प्रमुख नामों में श्याम जाजू भले ही संगठन में मजबूत पकड़ रखते हों, लेकिन बाहरी होने की वजह से दावेदारी इतनी प्रभावी बनती नहीं दिखाई दे रही। अगर बात पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की करें तो विजय बहुगुणा लोकसभा सांसद से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भले ही रहे हों, लेकिन पार्टी में उनको ज्यादा समय नहीं हुआ। साथ ही उम्र फैक्टर भी आड़े आ रही है। इस समीकरण के आधार पर तीनों दावेदारों में बलराज पासी सबसे अव्वल दावेदार माने जा रहे हैं। बलराज पासी महज 29 साल की उम्र में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम रहे। एनडी तिवारी को हराकर सिर्फ अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास ही नहीं करवा चुके, बल्कि पार्टी द्वारा दिए गए दायित्व का बखूबी निर्वहन भी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के समय जब भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष थे, तब वर्तमान में मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक उनकी टीम में महामंत्री थे। लेकिन दुर्भाग्यवश पोखरियाल तो प्रदेश में मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का सफर तय कर चुके हैं, लेकिन 1991 के बाद बलराज पासी पर पार्टी ने कोई दाव नहीं खेला। इस बार पार्टी की तरफ से राज्यसभा के लिए पासी का नाम जाने से बीजेपी स्थानीय समीकरण साधने के काम करती दिखाई दे रही है। साथ ही माना यह भी जा रहा है कि अगर पार्टी बलराज पासी को राज्यसभा भेजती है तो वो मैदानी, गढ़वाली, कुमाऊनी समीकरण के आधार पर भी फिट बैठते हैं।
साथ ही बलराज पासी बीजेपी के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में मैदानी 40% वोट को पार्टी के पक्ष में लाने के फॉर्मूले पर भी फिट दिखाई दे रहे हैं। वहीं प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल का कहना है कि जो भी नाम पार्टी हाईकमान तय करेगा वो बेहतर होगा। तीनों नाम जो आपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है और अपना जनाधार वाले नेता हैं, लेकिन इनके अतिरिक्त भी अनेकों हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो भी इस दौड़ में शामिल हैं। और जब तक कोई हमारा केंद्रीय नेतृत्व कोई अंतिम निर्णय नहीं ले देता तब तक किसी भी नाम के बारे में इस प्रकार से निकलकर चर्चा करना मुझे लगता है कि उत्तराखंड में रिक्त हुई राज्यसभा की सीट को लेकर के अब कवायद शुरू हो गई है। हालांकि ये सीट अभी तक कांग्रेस के पास थी, लेकिन अब संख्या बल के आधार पर अगर देखा जाए तो बीजेपी के पाले में आना लगभग तय माना जा रहा है। अब कवायद इस चीज को लेकर के भी है कि क्या जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने राज्यसभा सांसद को एक पैराशूट के रूप में राज बब्बर को इस सीट के माध्यम से राज्यसभा भेजा था, तो क्या अब बीजेपी भी वही भूल करने जा रही है राज्यसभा में श्याम जाजू को भेजकर, या फिर बीजेपी अपने प्रदेश के प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं को इस बार मौका देगी? कैमरा पर्सन राजन बड़ोला के साथ पवन दीक्षित, टाइम न्यूज, देहरादून। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम पहुंचकर स्वामी चिदानंद सरस्वती मुनि से मुलाकात की उन्होंने और आशीर्वाद लिया। पूजा अर्चना के बाद आश्रम में ही रात्रि विश्राम किया और सुबह पौड़ी जिले में स्थित अपने पैतृक गांव घिड़ के लिए रवाना हो गए। और जनपद नैनीताल के धान क्रय केंद्र कुंवरपुर, गोलापार और लाखन मंडी चोरगलिया का जिला अधिकारी सविन बंसल ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि किसान देश का अन्नदाता है और किसानों का किसी प्रकार से अहित बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जनपद के सभी धान क्रय केंद्रों में 2 दिन में सुचारू इंटरनेट व्यवस्था के साथ ही क्रय केंद्रों पर आने वाले काश्तकारों के लिए पेयजल व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। गवर्नमेंट की प्राथमिकता है और किसान हित में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा धान क्रय केंद्र हम ग्राउंड पे स्थापित करें और उचित व्यवस्था उनके क्रय की इंश्योर करवाएं। इसी के दृष्टिगत संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ आज हमारे क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया गया था। तो एक नया क्रय केंद्र भी हमारा अभी स्थापित हुआ है, अभी हाल ही में अप्रूवल दी थी उसकी। वहाँ पे भी हमारी आईडी के पश्चात खरीद शुरू हो चुकी है और एक क्रय केंद्र बिंदु खत्ता में और प्रस्तावित है, उसको भी जल्दी स्थापित कर लेंगे। इसमें कुछ इश्यूज जो निर्देश दिए गए हैं ये अगले 2 दिन में इंश्योर करवाएंगे हमारे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट और पैक्स, जिसमें सुपरविजन के लिए एसडीएम को नामित किया गया है कि एक तो जो उनका नेट कनेक्शन है वो बाधित नहीं होना चाहिए। जो सिस्टम है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है किसानों का वो निर्बाध रूप से कार्य करना चाहिए। उसके लिए जो उनके एक रोबस्ट नेट सिस्टम की आवश्यकता है वो कल तक ये सभी केंद्रों में लगाएंगे। उसके लिए धनराशि यहाँ से उनको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और त्योहारी सीजन को देखते हुए जिलाधिकारी हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर ने कड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ऐसी जगह जहां पर धार्मिक उत्सव होने की संभावना है वहां पर प्रशासन व्यवस्था चुस्त करने में लगा हुआ है। नवरात्रि के बाद आने वाला दशहरा एक बड़ा त्योहार है और कोरोना के चलते इस बार दशहरा पर्व पर मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा और जहां भी भीड़भाड़ होने की संभावना होगी वहां पर पुलिस की तैनाती की जाएगी। अभी जो फेस्टिव सीजन शुरू हो गया है, नवरात्रि में भी जो है काफ़ी भीड़ भाड़ जो है बढ़ रही है। आगे आने वाले समय पे दीपावली भी आना है, तो उसके लिए जो है तैयारियों हमने इस प्रकार का किया है कि वेरियस जो भीड़ भाड़ इलाके हैं वहाँ पे पुलिस का जो है तैनाती बढ़ा रहे हैं और जहाँ जहाँ मंदिरों हैं तो वहाँ पे मंदिर समितियों के माध्यम से भी जो है ये एडवाइजरी वगैरह जारी कर रहे हैं। हर जगह में जो है सूचना पट लगा रहे हैं और जहाँ जहाँ उल्लंघन होने का स्थिति में हमारा जो है विशेष फोर्सेस जो है ध्यान रखेंगे और उल्लंघन होने की स्थिति में कार्रवाई करेंगे।
और भविष्य में जो है इस प्रकार का भीड़ भाड़ नहीं होना है, तो इसके लिए जो है जागरूकता कैंपेन भी जो है बढ़ा रहे हैं। अभी आगे आने वाले दिनों में जो है विभिन्न प्रकार का जो है जागरूकता दिलाने का साधन जो है बढ़ा दिया गया है। हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियों में जुटा है प्रशासन और कुंभ मेले की व्यवस्थाओं में लगे अधिकारी मेले के लिए किए जा रहे स्थायी और अस्थायी निर्माण कार्यों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। आज मेलाधिकारी दीपक रावत ने खड़खड़ी क्षेत्र में सूखी नदी पर बन रहे 44 मीटर लंबे पुल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को गुणवत्ता पर खास ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जो सूखी नदी पे ब्रिज बन रहा है और इसकी लंबाई 44 मीटर है और लगभग 2.58 लाख की लागत से हो रहा है। आप जानते हैं शहर के बीचों बीच ये है और फिलहाल टेम्पररी ब्रिज बनाया हुआ है जिससे कि लोगों की आवाजाही हो सके। तो मेरे इसमें केवल 2-3 निर्देश हैं। पहली बात तो ये हर हाल में दिसंबर से पहले ख़त्म हो जाए। अभी 20-12 इसकी डेट हमने कंप्लीशन मानी है। इसमें अभी हमने देखा है कि दोनों तरफ से काम शुरू हो सकता था लेकिन वो नहीं हो रहा है। साथ ही ये भी निर्देश थे कि क्योंकि काम बहुत क्रिटिकल हैं और समय से किए जाने हैं इसलिए नाइट शिफ्ट इसमें बड़ी आवश्यक है और इसकी निगरानी भी हम IP कैमरा से करें ताकि बार बार साइट पे ऑफिसर्स को ना आना पड़े, वहीं से वो काम देखते रहें। उसके भी निर्देश यहाँ पे डिपार्टमेंट को दिए गए हैं और आप लोगों ने कहा है कि समय रहते इसको ये पूरा करेंगे। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। लालकुआ में ओवर रेटिंग शराब बेचने की शिकायत पर आबकारी विभाग ने आज लालकुआ स्थित अंग्रेजी और देसी शराब की दुकान पर छापेमारी की। इस मौके पर आबकारी से सहायक आयुक्त शशि कुमार सैनी ने बताया कि काफी लंबे समय से ओवर रेटिंग पर शराब की बिक्री की शिकायतें मिल रही थी जिस पर कार्रवाई की गई। अभियान हमारे आबकारी आयुक्त महोदय का चलाया हुआ है और 17 अक्टूबर से और 31 अक्टूबर तक चलेगा। हमारी टीम जनपद प्रवर्तन की टीम है, एनफोर्समेंट टीम है और उसे ये दायित्व दिया गया कि ओवर रेट को चेक करें और जहां मिलता है उनके चालान करें। तो उसी क्रम में आज लालकुआं विदेशी मदिरा की दुकान पर हमारे द्वारा गुप्त रूप से खरीदारी करी गई। उसमें 10 रुपये की ओवर रेटिंग यहाँ पाई गई। बस ये इसमें क्या कार्रवाई करेंगे? अंग्रेजी में खड़े हैं इसका चालान कर दिया गया और जहाँ खड़ा हूँ ये अंग्रेजी विदेशी मदिरा की दुकान है। जोशीमठ के बद्रीनाथ धाम में नाबार्ड के सहयोग से जिला सहकारी बैंक ने कोऑपरेटिव बैंक की शाखा खोली। इस सहकारी बैंक की शाखा का उद्घाटन कार्यक्रम में प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री धन सिंह रावत भी पहुंचे और कार्यक्रम में नाबार्ड के अध्यक्ष GR चिंताल, मुख्य महाप्रबंधक ज्ञानेंद्र मणि भी मौजूद रहे। इस मौके पर बद्रीनाथ विधायक महेंद्र नाथ भट्ट ने सभी का भव्य स्वागत किया और बद्रीनाथ में बैंक की शाखा खुलने से लोगों में खुशी भी देखने को मिली। और दिनेशपुर में धूमधाम के साथ दुर्गा पूजा की जा रही है। हालांकि कोविड-19 महामारी के चलते दुर्गा पूजा की रौनक थोड़ी कम है पहले के मुकाबले। दिनेशपुर क्षेत्र के 7 जगहों पर दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया। आज दिनेशपुर में महिलाओं ने मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली। महिलाओं ने नगर में भ्रमण कर रामबाग स्थित छठ पूजा घाट से भाखड़ा नदी का जल लाकर मंदिर में स्थित मुख्य घाट में चढ़ाया। रुड़की के दोनों कोतवाली क्षेत्र समेत लादरदेवा शेख में भी आज विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की, जहां विजिलेंस की टीम ने दर्जनों लोगों के घरों में चोरी से बिजली का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा। वहीं एक गांव में विजिलेंस की टीम का कनेक्शन काटने के विरोध में घेराव भी किया गया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। दरअसल रुड़की के ग्रामीण क्षेत्र जो है वहां पे विद्युत विभाग के कुछ लाइनमैन अधिकारियों से मिलीभगत कर बिजली चोरी की वारदात में शामिल हैं। विजिलेंस SP हरबंस सिंह का कहना है कि तलाशी अभियान के तहत तकरीबन 50 लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया है। आज रुड़की क्षेत्र में मोहम्मदपुरा और लाठरदेवा शेख में विद्युत चोरी के खिलाफ अभियान चलाया गया है, जिसमें लगभग अभी रफ एस्टीमेट है मेरे पास लगभग 50 FIR दर्ज कराई जाएंगी दोनों थानों में। और लाठरदेवा में जो हमारी टीम गई थी उसका विरोध किया गया वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा। उनके खिलाफ कंसर्निंग थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है।
सरकारी कार्यों में बाधा का। और मेरी क्षेत्रवासियों से सबसे अपील है कि जो लोग भी चोरी के मामले में इंडल्ज हैं, इन्वॉल्व हैं, चोरी कर रहे हैं, वो लोग चोरी ना करें। बिजली विभाग का और सरकार का सहयोग करें और जिन लोगों की बकाया राशि है वो लोग अपनी बकाया राशि जमा कर दें। हरिद्वार में मां दुर्गा के अनेक मंदिर हैं। देश में मां दुर्गा के 52 पीठों में से एक मंदिर हरिद्वार में नील पर्वत पर स्थित मां चंडी देवी के रूप में है और जहां मां दुर्गा खम्भ के रूप में विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्र के दौरान जो भक्त यहां पे आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है और सभी लोग मां भगवती के दर्शन करने के लिए सभी लोग दूर दूर से आ रहे हैं। जो लोग पिछली बार नवरात्रों में लॉकडाउन के कारण नहीं आ पाए थे वो लोग भी अब दर्शन करने के लिए, जिनकी अभिलाषा थी, सब लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और जिनके भी अपनी मन्नत है वो अपनी चुन्नी बांध रहे हैं, कोई जिसकी मन्नत पूरी हो गई है वो खोल रहे हैं। तो आज जो है सब लोग पूर्व की भांति ही सब लोग यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, माता के दर्शनों का लाभ ले रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते यह है कि भाई सब लोग अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहन कर रखें, हाथों को सैनिटाइज किए, उसके बाद ही मंदिर के दर्शन करें। ये और यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। मंगलोर के एफसीआई गोदाम में धान ना खरीदने की शिकायत स्थानीय किसानों ने झबरेड़ा विधायक से की, जिसके बाद विधायक देशराज कर्णवाल ने मंगलोर गुड़ मंडी में स्थित एफसीआई गोदाम पहुंचकर वहां मौजूद एफसीआई के जो कर्मचारी थे उनको फटकार लगाई। हाथ मार तो ढा बताने लगे, भाई मैं इसे ट्रैक्टर से उड़ाया गला, उड़वाई ट्रैक्टर से, बल्कि उसी जो जिस पर उड़वाई उसके किराए का भी पैसे भी नहीं गए। और खेत में इतना अड़ा पड़ा, मैं कहा मेरे लारा मोटरसाइकिल पर बैठो, अगर अड़ा ना लिखड़ा हो तो 100 जूते, और मैं इसे हंता टराली को लेकर जा रहा थी। इसमें ये कहीं पर नहीं लिखा हुआ है हमारे उसमें ऑर्डर में कि काश्तकार का धान अगर मानक से नीचे है तो आप ले लें। काश्तकार जो भी यहाँ आएगा उसका यहाँ पर पहले सैंपल होगा, सैंपल होने के बाद उसका पास हो जाएगा, मॉइस्चर ठीक आ जाएगा, हम उसको नंबर दे रहे हैं और नंबर आने पर उसका हम धान ले रहे हैं। अगर कोई धान में कुछ किसी भी तरह की कोई कमी है, सफाई नहीं है या कुछ और है तो हम। मसूरी शिफन कोर्ट से बेघर हुए लोगों ने विधायक गणेश जोशी से उनको विस्थापित करने की मांग की, जिसके बाद विधायक गणेश जोशी ने नगर पालिका पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मसूरी नगर पालिका परिषद के जरिए शिफन कोर्ट के बेघर लोगों को विस्थापित करने के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। मसूरी में क्योंकि जो शिफन कोर्ट के लोग वहाँ पर आ रखे हैं, आपने देखा उनसे बात करिए, वो वहाँ पर गए, वहाँ पर जमीन ही नहीं है, आपने ऐसा प्रस्ताव पास कर दिया जहाँ कुछ है ही नहीं। पूर्व में भी जो है वहाँ पर जो 98 आवास बनने थे वो इसलिए नहीं बन पाए कि जमीन वहाँ पर नहीं थी, वहाँ पर सिर्फ 40 आवास बन पाए, 40-42। ये तो गरीब लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और मैं आज फिर एक निश्चित वार्ड के लिए नहीं, पूरे शहर के लिए गांधी जी की मूर्ति के सामने वचन दे रहा हूँ, जैसे जमीन उपलब्ध होगी उसको बनाने का रास्ता हम खोजेंगे, उसको बनाने का काम हम करेंगे। और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत रुद्रप्रयाग पहुंचे, जहां उन्होंने विकास भवन में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक ली। बैठक में रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी, डीएम वंदना और कई दूसरे लोग भी जो प्रमुख थे वो मौजूद रहे। दिशा की बैठक थी। भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी समीक्षा माननीय सांसद जी करते हैं। तो आज जो रेलवे की परियोजना यहाँ पर गतिमान है उसके कुछ मुद्दे थे, जिसमें हमने रेलवे विकास निगम लिमिटेड से ये मांग की है कि उत्तराखंड सरकार की जो नीति है कि जो भी यहाँ पे कार्यदायी संस्था होगी या जो भी उद्योग यहाँ पे स्थापित करेगा, जो भी यहाँ पे किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करेगा, उसमें 70% आरक्षण जो है स्थानीय बेरोजगारों को मिलेगा। तो उसको स्ट्रिक्टली वो फॉलो करें। अब 3 महीने बाद दिशा की बैठक होगी और अनुश्रवण समिति की विकास को लेकर के सभी विभागों के नोडल अधिकारी इसमें आए थे और उनसे विभागों से संबंधित बातचीत हुई। गत बैठक में की समीक्षा और कौन से काम पूरे हुए, कौन से रह गए, चर्चा और आगामी योजना। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने नगर पालिका परिषद मसूरी में मदन मोहन शर्मा और अरविंद
सेमवाल को नामित सदस्य नियुक्त किया है, जिसके बाद मसूरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने दोनों नामित सदस्यों का स्वागत किया। देहरादून में दुर्गाष्टमी की धूम देखी जा रही है। लोग बड़े ही धूमधाम के साथ दुर्गाष्टमी मना रहे हैं। भक्त कन्या पूजन कर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। तो दुर्गाष्टमी के दिन कन्या पूजन चूंकि होता है और देहरादून में ऐसा होता हुआ दिखाई दिया। सितारगंज के किसानों की धान की तुलाई ना होने से किसान एक बार फिर परेशानी में पड़ गए हैं। कल सुबह से शाम तक हजारों किसानों के धान तुलाई नहीं हुई, जिसके चलते उनके सामने कई तरह की परेशानियां पैदा हो गई। तो किसानों के सामने कई चुनौतियां हैं। धान तुलाई को लेके क्रय केंद्रों पे जाके और उसी को लेके बैठकों का दौर भी जारी है। प्रशासन भी अपनी तैयारी कर रहा है कि उनकी समस्याओं को कम किया जा सके, लेकिन किसानों में गुस्सा है क्योंकि देर काफी हो रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।